नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। आज बात करेंगे कल जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद न केवल देश में तो सियासत हो ही रही है, लेकिन राजस्थान में एक अलग ही तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। अभी अभी खबर आई कि धनखड़ जी ने जब कल इस्तीफा दिया, उससे पहले वो राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब उनके इस्तीफा देने के बाद से लगातार देश भर में अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं। राजस्थान में भी जो बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने कई सवाल दागे। वहीं फिर भजन लाल सरकार के मंत्री सुरेश रावत ने भी जवाब दिया। तो चलिए पहले आप इन नेताओं के बयानबाजी देख लीजिए और उसके बाद फिर ज़रा अपने सहयोगी के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर जगदीप धनखड़ जी का कैसे शुरुआत हुई, कैसे वो एक छोटे से किसान के बेटे से उन्होंने अपनी जीवन शुरू किया और फिर वो उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, और फिर जब वो वहाँ तक पहुँचे तो फिर कैसे उनका जीवन जो है, उनका कार्यकाल भी विवादों में रहा। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले जो ये सियासत राजस्थान में भी शुरू हुई है, बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है, वो जरा एक बार देख लीजिए। के माध्यम से और सोशल मीडिया पे जो उनका हमने इस्तीफे का लेटर पढ़ा है, उसके अंदर उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य तो किसी का खराब हो सकता है। आज अपन देखते हैं कि थोड़ी देर पहले कोई बात करता है और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि साहब निधन हो गया। तो अगर डॉक्टर ने कोई एडवाइजरी जारी की है, उनके परिवार ने उनको रेस्ट करने के लिए कहा, तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति कारण नजर आ रहा है, क्योंकि डोटासरा कहते हैं कि देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना। अब स्वास्थ्य में भी वो राजनीति ढूंढ रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई घिनौनी बात हो नहीं सकती। मैं तो कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब है, जैसा उन्होंने हवाला दिया है, डॉक्टरों ने उनको एडवाइजरी जारी करी है, तो निश्चित रूप से उनको रेस्ट करना चाहिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इसके बजाय वो विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और अध्यक्ष जी बता दिया आपको किस प्रकार बिहेव करते हैं वो नेता परिवार के साथ में। लोकसभा हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, राज्यसभा के अंदर 12 बार जीता हुआ आदमी वो। लंबे समय तक वो मंत्री रहे राज्य में, या नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में रहे, अब राज्यसभा में है, कांग्रेस अध्यक्ष है। क्या बिहेव किया जाता है? आप जो उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के हैं सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के हैं, दोनों मैं समझता हूं जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने अभी 10 दिन पहले ही कहा था जोधपुर के अंदर, मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है राज्यसभा के और लोकसभा के चेयरमैन है ओम बिरला जी, दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में धनखड़ साहब जयपुर में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, ये उन्होंने कहा था। कहना और बात है और हकीकत होना अलग बात है। तो ये जो कल की घटना जिस रूप में हुई है, वो वास्तव में चौंकाने वाली है, संशय पैदा करती है कि कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं है देश के अंदर, आरएसएस का, बीजेपी का। कोई ये मामूली घटना नहीं मानता मेरे को। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे परतें खुलेगी, लेकिन किसान के बेटों के लिए, किसान के लिए, खेती के लिए इनकी सोच ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनको केवल और केवल उनकी नजर से ही पूरी देश और दुनिया को देखे और वो जो कहें वो करे। मैं समझता हूं कि वो धनखड़ साहब नहीं कर पाए, और ये जो हम आज देख रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, काम कराया और फिर पद से हटाया, और अभी भी उपराष्ट्रपति जी भी जो इस्तीफा हुआ है, मैं समझता हूं कि ये काफी कुछ से कलैयां खोलेगा और नई बीजेपी बन रही है, जिसमें हम दो, हमारे दो,
इसके अलावा कोई नहीं। अपना विवेक अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये जो नया ट्रेंड चला है ये डरावना है। ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए, सबके लिए खतरा है। इसलिए जब परतें खुलेंगी तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें स्पष्ट होंगी। चलिए देखिए, अशोक गहलोत जी का कहना है कि उन्होंने 10 दिन पहले ही अपना एक बयान जारी कर दिया था, एक बयान दिया था जिस पर सियासत हो रही है। खैर चलिए अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। ये बताइए कि सियासत पे बात करी जाए या फिर पहले उनके करियर की शुरुआत के बारे में आप बताएंगे दर्शकों को कि उनका राजनीतिक जीवन, उनका पहले तो प्रारंभिक जीवन फिर राजनीतिक करियर, वहाँ से शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल से। देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है, अगर उनके पूरे जीवनी पे बात करें तो 1951 में उनका जन्म हुआ था। आज़ादी के ठीक थोड़े कुछ वर्षों बाद ही जो है, जिस समय जो है राज्यों का गठन हो रहा था उस समय, और इसके बाद में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव, जो कि राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव है, वहां से जो बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से भी आते हैं, और वहीं पे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद में जो है मिडिल क्लास की जो शिक्षा हासिल करने के लिए वे 4 से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, जहां से वे उन्हें पैदल चलकर रोज जो है 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। वे रोज जाते और आते स्कूल पैदल थे और उन्होंने शिक्षा हासिल की। इसके बाद वे भी विपरीत हालातों में भी उन्होंने जो है महाराजा कॉलेज जो जयपुर है वहां से शिक्षा हासिल की। कैम्ब्रिज के एक एग्जाम होता है, वहां से फुल स्कॉलरशिप पे एक एग्जाम भी पास किया। इसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने कानून की शिक्षा हासिल की, और जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले एडवोकेट बने, फिर सीनियर एडवोकेट बने, वहां पे अध्यक्ष भी वे बने। हालांकि जो है प्रारंभिक जो शिक्षा और उनके निजी जीवन जो है वो कुछ बहुत मेहनत कश रहा है। उन्होंने शिक्षा हासिल की है, किस तरह से उन्होंने जो है एक किसान परिवार से आते हुए जो है अपने मेहनत और बलबूते पे जो है शिक्षा हासिल करते हुए जो बिल्कुल फुल स्कॉलरशिप पे एडमिशन लेते गए, चाहे महाराजा कॉलेज हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पे एडमिशन पाना बहुत मुश्किल था उस समय। तो उस समय शिक्षा हासिल करते हुए कानून की शिक्षा हासिल की, और किस तरह से वे राजस्थान उच्च न्यायालय में एडवोकेट बने, फिर सीनियर एडवोकेट बने और राजस्थान उच्च न्यायालय में अध्यक्ष भी बने। तो एक बड़ा रोचक जो है उनकी जीवनी रही है। पॉलिटिकली बात करें राजनीतिक की तो वे जनता दल में का हिस्सा रहे थे पहले, और जनता दल का हिस्सा रहते हुए उन्होंने चुनाव भी लड़ा, झुंझुनू लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते भी। केंद्र में जो है वे मंत्री बने, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया 1989 में। उसके बाद में जो है वे कांग्रेस में शामिल हो गए 1991 में। इसके बाद में 1991 में उन्होंने झुंझुनू से ही जो अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहां से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1993 में फिर से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के उनके विचार जो है नहीं मिल पाए। इस कारण 2003 में जो है वे फिर से जो है भाजपा में शामिल हो गए, और 2003 के बाद में जो है 2019 में जो है उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पहले बनाया गया, और उसके बाद में 2022 में जो है उपराष्ट्रपति जो है बनाया गया। इसके बाद में अभी अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन कल जो है शाम को उन्होंने 2 वर्ष पूर्व ही जो है अपना स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया है। जी अमरीश जी, अब चलिए देखिए, आप क्योंकि आपकी सियासत में वहाँ पे आप अच्छे तरीके से बारीकी समझते हैं और अशोक गहलोत के गृह जिले से भी आते हैं, तो मैं अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया अभी हमने सुनवाया कि उन्होंने 10 दिन पहले वाला जो जिक्र किया, मैं वो एक 10 दिन पहले वाला उनका बयान सुनवा देता हूँ और फिर उस पर बात करेंगे कि आखिर उनके पहले ये बात हो रही थी कि भाई वो दबाव में काम कर रहे हैं, अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तब उस पर डोडासरा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे और राजनीतिक दल हो राजस्थान के ही, वो कह रहे हैं कि भाई गलत किया। अब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि नहीं, वो पीएम को बात करनी चाहिए, हम भी बात करेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। चलिए, खैर उससे पहले मैं आपको ये बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने 10 दिन पहले का अशोक गहलोत जी ने जिक्र किया।
और अध्यक्ष जी बता दिया आपको किस प्रकार बिहेव करते हैं वो नेता परिवार के साथ में। लोकसभा हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, राज्यसभा के अंदर 11-12 बार जीता हुआ आदमी है वो। लंबे समय तक वो मंत्री रहे राज्य में, या नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में रहे और राज्यसभा में है कांग्रेस अध्यक्ष है। क्या बिहेव किया जाता है? आप जो उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के दोनों मैं समझता हूं जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब उन्होंने पहले कहा था दबाव की राजनीति, अब वो कह रहे हैं कि भाई वो बात करेंगे कि वो इस्तीफा ना भी लें, मतलब उनका इस्तीफा जो है वो वापस वो किया जाए। खैर धनखड़ जी ने मना कर दिया कि ना वो इस्तीफा वापस लेंगे, ना ही वो फेयरवेल में शामिल होंगे। ये यानी एक तरीके से उनका कोई फेयरवेल भी नहीं होगा। इस सियासत पे अब इसको कितना लंबा खींचेगा राजस्थान में, इसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, जरा इस समीकरण पे आप समझाएं बेहतर तरीके से। जी सुमित। देखिए, जरूर जो है राजस्थान में सियासी हलचल जरूर हुई है इस इस्तीफे के बाद में, क्योंकि भाजपा की ओर से जगदीश धनखड़ एक हमेशा जाट चेहरा भाजपा के लिए रहे हैं। ऐसे में अगर वे इस्तीफा देते हैं और एक तरह से यह कहें कि वे रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ऐसे में जो है जाट ध्रुवीकरण को जो है भाजपा को देखना बहुत आवश्यक होगा। देखिए, पहले से ही है जो कांग्रेस के पास में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा है जाट नेता। एक तरफ हनुमान बेनीवाल जो है अपनी अलग राजनीति करते हैं, अलग उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाजपा में पहले सतीश पूनिया थे, लेकिन उन्हें कोई पद नहीं दिया गया है, ना वे सरकार में है, चुनाव भी वे हार चुके हैं और पार्टी में भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के बाद में इस बात को लेकर हमेशा चर्चा रही कि सतीश पूनिया को जो है पद मिल सकता है, कुछ जो अच्छा पद मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जो है बीजेपी को राजस्थान में जाट चेहरा ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि जाट वोट बैंक जो कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और कई सीटों पर प्रभाव रखता है, ऐसे में एक नए जाट नेता की जो है तलाश जरूर करनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीश धनखड़ को जब पदभार दिया गया था 2022 में और 2023 के विधानसभा चुनाव थे, जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया तो कहीं ना कहीं सियासत में यह बात की चर्चा हुई थी कि कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक को जो बीजेपी के हाथ से ना फिसल जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय जो है हनुमान बेनीवाल केंद्र की राजनीति में इस्तीफा दे चुके थे और वे जो है आंदोलन की राह पे थे जब हरियाणा और पंजाब में जब जाट किसान आंदोलन था। ऐसे में वे जो है सरकार के अपने गठबंधन से, जो भाजपा से उनका गठबंधन था, उससे वे अलग हो चुके थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं संकट में था। ऐसे में अब जो है जब विधानसभा चुनाव में उपराष्ट्रपति बनाते हुए जगदीश धनखड़ को एक अच्छा पद देते हुए जाट वोट बैंक को कहीं ना कहीं वो साधने में कामयाब रहे, तो ऐसे में अब जो जगदीश धनखड़ ने जब इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में भाजपा को राजस्थान में जाट वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं जो है वे जरूर अलग से प्रयास करना पड़ेगा और किसी न किसी का ध्रुव या कहे कि किसी न किसी का केंद्र बनाते हुए एक नए नेता की तलाश जो है भाजपा को करनी पड़ेगी। जी लेकिन सुमित, अगर देखा जाए जैसे आपने बताया कि भाई किस तरीके से सतीश पूनिया का भी आपने जिक्र किया, हनुमान बेनीवाल का भी जिक्र किया, तो देखिए वो ज्योति मिर्धा को लेके आए हनुमान बेनीवाल की टक्कर में, लेकिन उसका फ़ायदा ना तो बीजेपी को लोकसभा में मिला और ना ही बीजेपी को आप कहें तो विधानसभा चुनाव में मिला, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही ज्योति मिर्धा आ गई थी। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा में राहुल कस्वा के जाने का नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि ये बात खुद बीजेपी के नेता देवी सिंह भाटी जो कि वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने मानी कि हाँ, राहुल कस्वा के छोड़ने से बीजेपी को 4 से 5 सीटों का नुकसान हुआ।
तो अब राहुल कसवा आपके हाथ से जा चुके हैं। जिस तरीके से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया वो एक निगेटिव इमेज बीजेपी की राजस्थान में सेट हो रही है। जाट नेताओं में सतीश पुनिया को आपने पहले ही अध्यक्ष पद से हटाया, वो भी एक निगेटिव इमेज सेट हुई। तो बीजेपी के लिए राजस्थान में अब जाट समुदाय, क्यों देखिए एक राजस्थान में क्योंकि जातिगत राजनीति बहुत मायने रखती है ऐसा कहा जाता है, तो गुर्जर ऑलरेडी सचिन पायलट के साथ हैं, वो उसका असर आप देखिए लोकसभा चुनाव में जीता जब गुर्जर बाहुल्य 4 की 4 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई। अब बीजेपी जिस तरीके से कमजोर पड़ती जा रही है, इससे आगामी दिनों में इसका बहुत बुरा इफेक्ट बीजेपी पर होता दिख रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से कोई दिग्गज जाट नेता हाल ही में जो है भाजपा में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा में जो है जाट नेता है नहीं। हाल ही में आपने ज्योति मिर्धा का जिक्र किया, सतीश पूनिया को एक अच्छा पद दिया जा सकता था, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो है बेहद अच्छा परफॉर्म करने के बाद में भी उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। लगातार इस बात को लेकर मांग भी उठती रही। ज्योति मिर्धा को जो है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया गया, लेकिन वे कुछ अच्छा नहीं कर पाई। उल्टा जो है खींवसर विधानसभा में जो है गजेंद्र सिंह खींवसर के साथ में जो कैबिनेट मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है राज्य सरकार में, उनसे खींचतान देखने को मिल गई। उपचुनाव के बाद में जो है रेवत राम डांगा ने जिस तरह से चुनाव जीता और उनका पत्र जो वायरल हो गया उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी खींचतान तो चल ही रही है। और जो जाट नेता वो अपनी पार्टी में शामिल किया था भाजपा ने, उसमें कोई खास वे कर नहीं पाए हैं और उन नेताओं को भी तवज्जो नहीं दिया गया पिछले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में, जिनको तवज्जो दिया जाना चाहिए था। ऐसे में बीजेपी के लिए जाट वोट बैंक का नुकसान जो है आगामी चुनाव में हो सकता है। हालांकि राजस्थान में जो है चुनाव दूर है, लेकिन निकाय और जो पंचायतों के चुनाव जो है अब होने वाले हैं, जिसका असर भी क्योंकि ग्रामीण रूट में जो चुनाव होते हैं ऐसे में और लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, उसमें भी जो है जातीय समीकरण बहुत काम करते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति का प्रभाव ज्यादा होता है उस क्षेत्र में जो है उस जाति के कैंडिडेट को तवज्जो दी जाती है। लेकिन एक जाट नेतृत्व की कमी कहीं न कहीं भाजपा को खलेगी और उसका नुकसान आगामी चुनाव में हो सकता है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है भाजपा कोई नया जो है जाट नेता तलाशे या पुराने किसी जाट नेता को, अनुभवी नेता को जो है तवज्जो देके कोई अच्छा पद दे। लेकिन फिलहाल जो है उपराष्ट्रपति पद से जब जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है तो और उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है और उन्होंने यह भी कह दिया कि वे किसी भी तरह से तो क्या माना जाए, क्योंकि देखिए जी। अब आपने कहा कि किसी चेहरे को तलाश करके कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, तो देखिए सतीश पुनिया को हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई और उसका नतीजा देखने को मिला। उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई अब क्योंकि उन्होंने बेहतर काम हरियाणा में करके दिखाया तो शायद नतीजे में या फिर दिल्ली चुनाव में उन्होंने बेहतर काम करके दिखाया, शायद उसका उन्हें कोई परिणाम मिले। फिलहाल तो मिला नहीं। अब क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन गई है तो सतीश पुनिया के दिन माना जाए कि अच्छे आने वाले हैं। देखिए मान सकते हैं कि सतीश पूनिया के दिन अच्छा आ सकते हैं, क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और हाल ही में जो है एक हम बात कर रहे थे एक मीडिया हाउस में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले एकदम से जो एक आदेश आता है तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है और उन्होंने जो विपक्ष में रहते हुए भाजपा को खड़ा करने के लिए किस तरह से जो है मेहनत की थी, उसके बावजूद जो है इस तरह से एक आदेश आने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। विधानसभा चुनाव में जो है उन्हीं की पार्टी में जो है किस तरह से उनके पीछे जो उनकी चुनाव में जब उनको हार का सामना करना पड़ा, उन्हीं की जो है विरोध देखते हुए, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद का जो है दावेदार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मान लिया गया था, जबकि उनका कहना है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कभी भी नहीं थे। लेकिन और उसके बाद में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का उन्हें प्रभाव सपा गया तब भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में हमेशा कहा जाता है कि जाट जिस पार्ट पर बैठ जाते हैं उस और राजनीति चली जाती है। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि सतीश पूनिया के अच्छे दिन आए और उन्हें एक अच्छा मौका मिले, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि भाजपा अनएक्सपेक्टेड डिसीजन के लिए जानी जाती है, हमेशा जो है अपने डिसीजन से चौंकाती है, ऐसे में कोई नए नेता को जो है तवज्जो दी जा सकती है, नए नेतृत्व को सामने लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है राजस्थान में एक नेतृत्व की कमी
कहीं ना कहीं खलेगी, क्योंकि राजस्थान में चौतरफा सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है दिग्गज जाट नेता हनुमान बेनीवाल जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो है जिस तरह से सरकार को घेरे हुए है, आपने बताया किस तरह से जो है पूरी राजस्थान के कई जाट नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, और वहीं जो है एक तरफ जो है भरतपुर डी क्षेत्र के जो जाट है वो केंद्र में आरक्षण के लिए पहले से आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इस समाज को मनाने और अपनी पार्टी की तरफ लाने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता भाजपा को पड़ेगी, और ऐसे में जल्द ही जो है भाजपा किसी न किसी पे नाम पर विचार कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जुड़ने के लिए और राजस्थान की सियासत को इस बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि कैसे क्या कुछ हो सकता है, कितनी मुश्किलें बीजेपी के लिए राजस्थान में आ सकती हैं एक धनखड़ जी के इस्तीफे से, क्योंकि जाट समुदाय जो राजस्थान में है वो भी काफ़ी कद्दावर है। कई सीटों पर उनका फ़र्क है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे वो विधानसभा की हो। तो अब देखना है कि बीजेपी कैसे राजस्थान के समीकरण को फिट करती है। उधर हनुमान बेनीवाल जो कि जाट समुदाय का एक प्रमुख चेहरा है, वो लगातार धरना दे रहे थे एसआई भर्ती की मांग को लेकर, और वो अब दिल्ली में भी डटे हुए हैं क्योंकि वो सांसद हैं। मानसून सत्र चालू है तो वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में भी पुरजोर तरीके से वो अपनी मांग रख रहे हैं। एक इस्तीफा दिल्ली में होता है, लेकिन उसका असर राजस्थान की सियासत में कितनी दूर तक जाएगा, क्या कुछ पड़ेगा, आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।